बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 16 यानी कि चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसका पार्ट जो है वो 3 करने जा रहे हैं, पार्ट 3। और इस पार्ट के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को देखेंगे, उसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे। ठीक है, ये समझ लें कि अभी इस चैप्टर का हार्ड टॉपिक जो है ना वो आ गया है। मतलब पिछले जो 2 टॉपिक आपने सुने हैं, पिछले जो 2 लेक्चर आपने सुने हैं, पहले लेक्चर के अंदर मैंने जो बोला कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है आप इसको पेट्रोल ले लें, और इसके बाद वाला चैप्टर जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप इसको इंजन ले लें। ये मैंने क्यों बोला, ये जानने के लिए पार्ट 1 देखिए, और पार्ट 1 के अंदर ही आपको हिस्ट्री पता चलेगी हीट की। ठीक है भाई। पार्ट 2 के अंदर मज़ीद आगे आप देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें कि एक बाइक जो है वो कैसे चल रही है। ठीक है, और जो है बाइक पेट्रोल से चल रही है तो सिर्फ क्या बाइक की टैंक में पेट्रोल डाल देने से बाइक चलना शुरू हो जाएगी? नहीं, वहाँ पर इंजन भी चाहिए, टायर भी चाहिए। तो ये बाइक चल कैसे रही है, पेट्रोल कर क्या रहा है, इंजन के अंदर क्या हो रहा है, ये सारी तफसीलात आपको पिछले पार्ट में मिलेंगी, यानी कि पार्ट 2 के अंदर। ठीक है, तो वो लाजमी देख लीजिए। और अगर आप नए हैं, आए हैं, अभी तक नहीं देखा, तो यहाँ ऊपर देखिए आपको लिंक नज़र आ जाएगा पार्ट 2 का, वो देख लीजिए। और जो पार्ट 2 देख के आए हैं उनको यकीनन बड़ा मज़ा आएगा अभी इस पार्ट 3 के अंदर, वो इन्जॉय करेंगे। बहरहाल तो हमारे टॉपिक जो हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बारी बारी इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यानी कि पेट्रोल, थर्मोडायनामिक्स यानी कि पेट्रोल। ठीक है भाई। अगले चैप्टर के अंदर इंजन की बात करेंगे। थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको हो गया होगा अभी क्यों आखिर में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को, इस चैप्टर को पेट्रोल का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा फिर एप्लीकेशंस हैं इसकी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, उनको देखेंगे। सारी डेरिवेशंस हैं ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये ना समझा तो आप भूल जाइए कि आप थर्मोडायनामिक्स की प्रॉब्लम्स को झेल पाएंगे, न्यूमेरिकल्स जो हैं नहीं कर पाएंगे। ठीक है भाई। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास आइज़ोकोरिक प्रोसेस है, आइज़ोबैरिक प्रोसेस है, इसको देखेंगे। ठीक है, आइज़ोथर्मल प्रोसेस है, इसको देखेंगे। और चौथा और आखिरी प्रोसेस जो है इसके अंदर एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसको देखेंगे। जो जो भी टॉपिक होते चलाएंगे सारी डेरिवेशंस हैं, सारी की सारी डेरिवेशन। ठीक है भाई। तो 1 बाय 1 इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरफ आने से पहले क्विक रिव्यू जो है ना वो बाइक वाला आप कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि हम जो केस स्टडी जो पेट्रोल और इंजन की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। ये बाइक यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, ये 2 टायर बन गए बाइक के। ठीक है, ये इसका इंजन बन गया और ये पेट्रोल की टैंकी आ गई ऊपर। ठीक है भाई, ये 2 टायर हो गए, ये इंजन हो गया, ये पेट्रोल की टैंकी आ गई, इसमें पेट्रोल मौजूद है और ये पेट्रोल इस इंजन में जा रहा है। ये पेट्रोल जब इंजन में जा रहा है तो वहाँ पर क्या हो रही है, क्या हो रहा है इस पेट्रोल के साथ? कंबस्शन का प्रोसेस हो रहा है। कंबस्शन का प्रोसेस हो रहा है, मतलब ये जो है वो पेट्रोल क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, जल रहा है। ठीक है, उसके नतीजे में क्या बन रहे हैं? वेपर्स बन रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और हीट। ठीक है, उसके नतीजे में क्या हो रहा है? वो वेपर्स क्या कर रहे हैं? वो वेपर्स जो हैं वो पिस्टन को हरकत दे रहे हैं, पिस्टन को। और पिस्टन जो है वो दूसरे पुर्ज़ों को इंजन के हरकत दे रहा है, अदर पार्ट्स, दूसरे पार्ट्स को हरकत दे रहा है। और ये दूसरे पार्ट्स किसको हरकत दे रहे हैं? टायर्स को हरकत दे रहे हैं, टायर्स को हरकत दे रहे हैं। और इस तरह आपकी बाइक जो है वो चल रही है।
ठीक है भाई। अब ये कंबस्शन कहाँ हो रही है? इंजन के अंदर हो रही है। वेपर्स कहाँ बन रहे हैं? इंजन के अंदर बन रहे हैं। पिस्टन कहाँ काम कर रहा है, हरकत कर रहा है? इंजन के अंदर कर रहा है। अदर पार्ट्स जो हैं वो किससे कनेक्ट हैं, किसके अंदर हैं? इसी इंजन के अंदर ही कनेक्ट हैं ये दूसरे हिस्से, ठीक है। टायर्स ये बाहर हैं, ये टायर्स कनेक्ट हैं इस इंजन के साथ। अब जब टायर घूम रहे हैं तो इसके अंदर, इंजन के अंदर कोई चीज़ है जो कि घूम रही है, कॉमन सेंस है। फिर उस चीज़ को कोई दूसरी चीज़ जो है वो घुमा रही है, वो दूसरी चीज़ को कोई तीसरी चीज़ घुमा रही है, वो चौथी चीज़ को कोई पांचवी चीज़ घुमा रही है, वो पांचवी चीज़ जो है इसी तरह छठी चीज़ के साथ, सातवीं चीज़ के साथ, आठवीं, नवीं, 10वीं, कोई 30, 40, 50 इस तरह हिस्से एक दूसरे से कनेक्ट हुए हुए हरकत कर रहे हैं। और फाइनली जाके इस इंजन के अंदर एक सिलेंडर बना हुआ है, इस तरह का एक सिलेंडर बना हुआ है। इस सिलेंडर के ऊपर क्या है? ये पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। मूवेबल पिस्टन है इस तरह का, मूवेबल पिस्टन है इस तरह का। मैंने क्या बात बताई थी कि ये जो टायर हैं ये क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि कोई चीज़ टायर्स के साथ जुड़ी हुई है जिसने इंजन के साथ जोड़ रखा है। मतलब ये टायर्स इंजन के साथ जुड़े हुए हैं तो इंजन में किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, ठीक है, इस तरह से। और फिर वो चीज़ जो इंजन के अंदर है वो दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है, दूसरी चीज़ तीसरी से, तीसरी चौथी से, चौथी पांचवी से, पांचवी छठी से। इस तरह ये सारे पुर्जे, ये सारे टूल जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यहाँ टायर से लेके आगे चल रहा है मामला। ये आखिरी पुर्जा, आखिरी टूल किसके साथ कनेक्ट हुआ है? ये इसके साथ, ये पिस्टन के साथ, ये पिस्टन के साथ। अब ये पिस्टन हिल रहा है, ये पिस्टन हरकत कर रहा है। अब ये पिस्टन हरकत कर रहा है तो इसको हरकत दिलवा कौन रहा है? आप क्या चला रहे हैं? बाइक। बाइक में क्या है? पेट्रोल। पेट्रोल क्या हो रहा है? बर्न हो रहा है। पेट्रोल बर्न होने के बाद उससे क्या बन रहे हैं? वेपर्स बन रहे हैं। वेपर्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? प्रेशर प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये प्रेशर कहाँ पर लग रहा है? वेपर्स का प्रेशर ऑफ वेपर्स, जिसको मैं गैस भी कह दूंगा, गैस ही है ना वेपर्स। तो ये प्रेशर ऑफ वेपर्स यानी कि ये पेट्रोल जो अब गैस में कन्वर्ट हो चुका है, ये पेट्रोल जो अब वेपर्स में कन्वर्ट हो चुका, ये क्या करेगा? इस जगह पर गर्म हो के, क्योंकि मुस्तकिल बर्निंग हो रही है ना पेट्रोल की, मुस्तकिल बर्निंग हो रही है तो मुस्तकिल वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वेपर्स बन रहे हैं, मुस्तकिल ये काम हो रहा है। तो यहाँ पर प्रेशर डेवलप हो रहा है, बन रहा है। गैस बनती जा रही है और वो गैस जितनी ज़्यादा बन रही है उतनी ज़्यादा वो हीटअप हो रही है और उतनी ज़्यादा वो प्रेशर डेवलप कर रही है। और वो प्रेशर जाके किस पे लग रहा है? इस पिस्टन पे। ये पिस्टन अब हरकत करेगा, ये पिस्टन अब हरकत करेगा। किसकी वजह से? उस प्रेशर की वजह से जो कि ये गैस लगा रही है। और गैस क्या करेगी? इस पिस्टन को उठा देगी प्रेशर लगा के। ये पिस्टन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है भाई। ये पिस्टन यहाँ से यहाँ आ गया और ये गैस इस जगह से इस जगह पर आ गई, ये पिस्टन ऊपर आ गया, ठीक है भाई। तो पिस्टन यहाँ से यहाँ आ गया। अब इस पिस्टन के साथ जो चीज़ कनेक्ट होगी वो भी हरकत करेगी। पिस्टन हमने हरकत की है ना भाई, ठीक है, पिस्टन ने हरकत की है तो पिस्टन के साथ जो चीज़ कनेक्ट होगी वो भी हरकत करेगी। उस चीज़ के साथ जो चीज़ कनेक्ट होगी वो भी हरकत करेगी। उसके साथ जो चीज़ होगी वो भी हरकत करेगी। उसके साथ जो चीज़ कनेक्ट होगी वो भी हरकत करेगी। उसके साथ जो चीज़ कनेक्ट होगी वो भी हरकत करेगी। और फाइनली आखिरी चीज़ किसके साथ कनेक्ट हुई हुई होगी? इन टायर्स के साथ। तो आखिरी चीज़ जब हरकत करेगी तो वो किससे कनेक्टेड? टायर्स से। तो आखिरी चीज़ के हरकत करने की वजह से टायर भी हरकत करेंगे। आप क्या बोलेंगे? बाइक चल गई भाई हमारी। अब आप चाहें तो इस पेट्रोल को बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जलाना चाहते हैं तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? कैसे करेंगे? एक्सीलेटर बढ़ा दें भाई,
बाइक का चलाते हैं ना, स्पीड जो आप दे रहे हैं बाइक में, तो असल में जो बाइक को आप स्पीड दे रहे हैं तो आप कर क्या रहे हैं, आप बोल रहे हैं स्पीड देने से कि भाई ज़्यादा पेट्रोल छोड़ो, ज़्यादा पेट्रोल जलाओ ताकि ज़्यादा गैस बने, ज़्यादा वेपर्स बने, ज़्यादा वेपर्स बनेंगे तो ज़्यादा प्रेशर बनेगा, ज़्यादा प्रेशर बनेगा तो ये पिस्टन तेज़ी के साथ ऊपर नीचे होगा, ये पिस्टन तेज़ी के साथ ऊपर नीचे होगा तो इसके साथ जो पुर्जे कनेक्ट हुए हुए हैं वो भी ऊपर नीचे होंगे, उसके साथ जो दूसरा पुर्जा कनेक्ट हुआ हुआ है वो भी ऊपर नीचे होगा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये तेज़ी के साथ जो हरकत कर रहे हैं पुर्जे, ये तेज़ी के साथ किसको हरकत देंगे, इन टायर्स को, फाइनली इन टायर्स को, और आपकी बाइक तेज़ी से आगे बढ़ रही होगी। अब जब एक्सीलेटर स्लो करते हैं आप, तो इनडायरेक्ट वे में आप बोल रहे होते हैं भाई अब पेट्रोल कम जलाओ, पेट्रोल कम जलेगा, गैस कम बनेगी, कम वेपर्स बनेंगे, कम प्रेशर लगेगा, कम प्रेशर लगेगा तो ऑटोमेटिकली पिस्टन की हरकत स्लो हो जाएगी, तो पिस्टन के साथ दूसरे पुर्जे हैं उनकी हरकत स्लो हो जाएगी, फाइनली आपके टायर्स की हरकत स्लो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपने एक ब्रेकिंग सिस्टम भी लगाया हुआ है, ठीक है, ब्रेक का भी एक इशू है यहाँ पर कि आप ब्रेक की मदद से भी अपने गाड़ी की रफ्तार को कम कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा सिनेरियो जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है, ये इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे वजह ये है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगर आपको याद हो तो अगर आपने ये लॉ सुना हो, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कंजर्वेशन वाले 3 लॉ हैं, ठीक है, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। समझ में आ गई बात। तो ये तीनों जो लॉ हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आपको क्या बता रहे हैं, आपको यही बता रहे हैं कि एक चीज़ जो है वो ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है। क्रिएट का मतलब ये होता है कि आपने कोई नई चीज़ बना ली, डिस्ट्रॉय का मतलब ये होता है कि आपने किसी चीज़ का वजूद ही ख़त्म कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है, मास को आप तब्दील तो कर सकते हैं, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में, ख़त्म नहीं कर सकते, और ना ही अपनी तरफ से कोई नया मास आप बना सकते हैं। अगर आप कोई नया मास बनाना चाहते हैं तो पहले से मौजूद मास लाना पड़ेगा। इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यही कहती है कि आप एनर्जी को ख़त्म नहीं कर सकते कि फ़ना ही कर दें, ना आप अपनी तरफ से एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, एक नई एनर्जी बना दें, नहीं। आपको पहले से ही मौजूद एनर्जी में रद्दोबदल करना पड़ेगा। आप पहले से ही मौजूद एनर्जी को चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन आप नई एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते। इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि मोमेंटम को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कोई अपनी तरफ से आपने कोई मोमेंटम बना लिया, ये मुमकिन नहीं है। और पहले से मौजूद कोई मोमेंटम है उसको आप डिस्ट्रॉय कर दें, ख़त्म ही कर दें, ये भी मुमकिन नहीं है। वो ख़त्म नहीं होगा कभी भी, वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में आ जाएगा। आप जो एक नया मोमेंटम बना रहे हैं वो पहले से मौजूद मोमेंटम की ही दूसरी शक्ल है। ये 3 लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है, ये एनर्जी, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी किस्मों की होती है, हीट एनर्जी भी होती है, साउंड एनर्जी भी होती है, लाइट एनर्जी भी होती है। तो थर्मोडायनामिक्स जो हमारा ये चैप्टर है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्म का मतलब ही हीट है, इसका मतलब ही हीट है। तो समझ जाइए कि जब हम कह रहे हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स असल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ही दूसरी शक्ल है, तो इनडायरेक्ट वे में हम क्या बात कर रहे हैं, हम हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं। कि अब सारी एनर्जीज़ का ज़िम्मा हमने नहीं लिया हुआ कि हम सारी एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं, नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो सारी एनर्जीज़ की बात करती है ना, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, सब की। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सिर्फ हीट एनर्जी की बात करता है, थर्मल एनर्जी की बात करता है। और क्या बात करता है, वही जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है
कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है हीट एनर्जी, देखें ना, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक स्पेशली किसके बात कर रहा है? हीट पे, लाइट पे नहीं बात कर रहा, साउंड पे नहीं बात कर रहा। हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। ना तो आप थर्मल एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आप उसको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये शक्लें हैं कौन सी? ये 3 शक्लें हैं, पक्का पक्का इनको ज़हन नशीन कर लीजिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। एक शक्ल जो है वो कहलाती है यू, इसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। दूसरी शक्ल जो कहलाती है वो कहलाती है क्यू, इसको हम कहते हैं हीट एनर्जी। और तीसरी जो शक्ल है वो कहलाती है डब्ल्यू, इसको हम कहते हैं वर्क डन। आप यकीन कीजिए, आप मेरी तरह इसको देखिए, इन तीनों को देखिए। जैसे कि मैं अगर ये 2 मार्कर हैं, नज़र आ रहे हैं आपको? 3 मार्कर आपके सामने, कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं है ना। आप बोलेंगे ये भी वैसा ही है, ये भी दिखने में वैसा ही है, ये भी दिखने में वैसा ही है। लेकिन जब मैं आपसे यहाँ बात करूँ कि ये इंटरनल एनर्जी है, ये हीट एनर्जी है, ये वर्क डन है, तो आप बोलेंगे ये अलग अलग चीज़ें। अरे नहीं भाई, यहाँ अपना माइंड बना के रखिए आप। अगर तो आप इस माइंड से भटक गए तो इस चैप्टर में गुम हो जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा आपका। आप इनको एक ही शक्ल की मुख्तलिफ हालतें देखें जी। ये इंटरनल एनर्जी जो है और ये हीट एनर्जी जो है और ये वर्क डन जो है, ये तीनों को आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। इन तीनों एनर्जीज़ को आप एक शक्ल से दूसरी शक्ल में ला सकते हैं। जैसे कि ये तीनों मार्कर आपको एक जैसे नज़र आ रहे हैं ना, बिल्कुल इसी तरह ये तीनों एक ही चीज़ की 3 मुख्तलिफ हालतें हैं, आप इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस इंटर कन्वर्जन में, जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही बात कर रहा है कि इंटरनल एनर्जी को अगर आप हीट में कन्वर्ट करेंगे, या हीट एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट करेंगे, या वर्क डन को इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, या इंटरनल एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट करेंगे, या वर्क डन को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, या हीट एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट करेंगे, तो ना तो एनर्जी का लॉस होगा, यानी कि एनर्जी में कमी आएगी, ना एनर्जी में ज़्यादती होगी कि इस कन्वर्जन के दौरान कोई और एनर्जी आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको ये सारी चीज़ें तो लिखवाऊंगा ही, पहले कॉन्सेप्ट ले लें। ठीक है, ये बाइक में नहीं मिटा रहा, ये बार बार काम आएगी। ये सिलेंडर भी मैं नहीं मिटा रहा, ये भी बार बार काम आएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पर इंटरनल एनर्जी और Q और W ये क्या है, इसको समझने के लिए आसान सी चीज़ आप समझ लीजिए। ये यहाँ पर था ना पिस्टन, पहले इस जगह पे था। इसमें क्या मौजूद थी? इसमें गैस मौजूद थी। कौन कौन सी गैसेस थी? क्योंकि पेट्रोल बर्न हुआ है तो हमारे पास गैसेस ये आ जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O। ये H2O क्या है? वाटर वेपर्स हैं, ये आ गए। ठीक है, ये मौजूद है। अच्छा, ये आए किससे? ये गैस ये पहले क्या थी? ये पेट्रोल थी। तो पेट्रोल से ये शक्ल बनी गैस की। अब बहरहाल इसमें गैस जो है वो मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम रोक देते हैं, जैसे पिक्चर को रोक देते हैं ना, स्टिल कर देते हैं, गेम खेलते खेलते पॉज कर देते हैं। इसको अभी हम यहाँ पर इस गैस को रोक देते हैं। अब इस गैस की कोई मौजूदा करंट एनर्जी भी तो होगी ना। आपको याद है इंटरनल एनर्जी, जिसको मैं यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यू इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, ये इंटरनल एनर्जी क्या है? इस गैस के पार्टिकल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल पोटेंशियल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी क्या है? टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी। बस ये जो गैस के क्या हैं? पार्टिकल्स। ठीक है भाई, अभी आप इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, इसको हीट अप नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये इंटरनल एनर्जी जो है आपकी क्या है? इस वक्त कांस्टेंट है, आपने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे। सपोज करते हैं ये 50 जूल्स है।
इंटरनल एनर्जी कितनी है 50 जूल्स। अब आप क्या करते हैं, इसको हीट देते हैं। अब आप इसको हीट अप करते हैं। अब देखें यहाँ पर इंटरनल एनर्जी की बात आ गई, अब हीट की बात करूँगा। अब आप हीट दे रहे हैं तो हीट आप कितनी दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप हीट जो है वो दे रहे हैं 50 जूल्स, 50 बल्कि 80 जूल्स कर लेते हैं, 80 जूल्स आपने हीट दी इसको। इसने ये 80 जूल्स ले ली, इस गैस ने एब्जॉर्ब कर ली। चीज़ें गर्म हो जाती हैं ना भाई, तो ये आप हीट देंगे तो ये गैस भी गर्म हो जाएगी। अब डेफिनेटली यहाँ पर इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज तो आएगा ना, आपने जो हीट इसको दी है कितनी 80 जूल्स। तो ये हमारे पास पहले वाली इंटरनल एनर्जी हो गई, ये हमारे पास दूसरी वाली इंटरनल एनर्जी हो गई। ये वाली U1 जो इंटरनल एनर्जी थी इसकी कितनी थी 50 जूल्स, बाद वाली जो इंटरनल एनर्जी वो कितनी हो गई, अब पहले 50 थी अब 80 और आ गई, तो 50 और 80 कितने हो गए 130 जूल्स, 130 जूल्स। अब मैं आपसे बोलता हूँ U1 और U2 चेंज क्या आया है, बदलाव क्या आया है, तो आप कहेंगे कि ये डेल्टा U जो चेंज आया है वो ये आया है U2 में से U1 को माइनस कर देते हैं। ये U2 हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी कितनी थी 130 जूल्स, माइनस स्टार्टिंग में कितनी थी U1 50 जूल्स, कितना हो जाएगा 80 जूल्स, 80 जूल्स। यानी कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आया है, देखें ये फ़र्क रखिएगा, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा पहले कौन सी इंटरनल एनर्जी थी, नहीं, मैं आपसे ये भी नहीं पूछ रहा कि हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद इंटरनल एनर्जी क्या है नई वाली, नहीं, मैं ये भी नहीं पूछ रहा आपसे। मैं आपसे पुरानी भी नहीं पूछ रहा, नई भी नहीं पूछ रहा, ये मुझे पता है पुरानी जो है 50 जूल है, और जब आपने 80 जूल्स हीट दी ये कितना हो गया 130 जूल्स हो गई नई वाली। मैं तो आपसे चेंज पूछ रहा हूँ कि चेंज क्या आया, तो आप चेंज कितना है 80 जूल्स का, ये आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गई। अब आप मुझे बताइए ज़रा, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी 80 जूल्स का चेंज है, पहले कितनी थी 50, अब कितनी है 130 है। जितनी आपने हीट दी थी सब की सब इसके पास चली गई। तो ये क्या हुआ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही तो कहता है, वो कहता है कि हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये यही हुआ है, यहाँ पर आपने ये हीट एनर्जी जो है, ठीक है, ये हीट एनर्जी इसको आपने किस शक्ल में चेंज कर दिया, हीट एनर्जी को आपने इंटरनल एनर्जी में चेंज कर दिया, इंटरनल एनर्जी में चेंज कर दी, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में दे दी, ठीक है भाई। तो U वाला केस भी हो गया, Q वाला केस भी हो गया। अब ज़रा वर्क डन वाला केस भी ले लेते हैं। याद रहे मैं इस गैस को पुरानी वाली शक्ल पे लेके आया था जब पिस्टन मूव नहीं किया था, पिस्टन इस जगह पे था, याद है ना, जब पिस्टन इस जगह पे था, यहाँ पे था पिस्टन। अब तीसरा केस देखते हैं, तीसरा है पता नहीं दूसरा केस है, बहरहाल जो भी है। आप इसको कितना इंटरनल एनर्जी अभी क्या है 50 जूल्स, आपने हीट जो प्रोवाइड की कितनी की है 80 जूल्स, लेकिन ये सिस्टम, अब सिस्टम की हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई 80 जूल्स, यानी कि फाइनल हमारे पास जो सिस्टम के पास अब एनर्जी है वो 130 जूल। फाइनल इंटरनल एनर्जी जो है सिस्टम की इस गैस की कितनी है 130 जूल्स। अब ये गैस काम करेगी जी, ये गैस काम करेगी, वर्क डन होगा। कौन सा वर्क डन होगा ये, क्या ये गैस बाज़ार से जाके कोई सब्ज़ी लाएगी या फिर दूध लाएगी, ये गैस क्या करेगी, कौन सा काम करेगी ये, क्या ये गैस जो है बाइक पे बैठ के शाम को आउटिंग पे चली जाएगी, नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसे काम नहीं करेगी ये गैस। गैस का काम जो हम कहेंगे कि गैस वर्क डन करेगी, काम करेगी, वो सिर्फ गैस इतना करेगी कि अपना साइज़ चेंज करेगी, अपना वॉल्यूम चेंज करेगी। अभी जो इसका ये वाला वॉल्यूम है ना जिसको मैं V1 कह रहा हूँ, जहाँ पर ये पिस्टन आया हुआ है, ये वाला वॉल्यूम चेंज करके ये वाला वॉल्यूम न्यू वाला अचीव कर लेगी गैस। ये
हो जाएगा। तो पहले वाला वॉल्यूम इसका ये था, इसको मैंने V1 कर दिया। दूसरा वाला वॉल्यूम जो है ये हो गया V2। चेंज इन वॉल्यूम क्या हुआ होगा गैस का? V2 माइनस V1। तो ये जो चेंज इन वॉल्यूम हुआ है यही क्या है? असल में यही वर्क डन है। कैसे सर वर्क डन है? पहले एक चीज़ का साइज़ इतना सा था, अब इस चीज़ का साइज़ इतना बड़ा हो गया, तो ये कौन सा वर्क डन हो गया? वर्क डन हुआ है भैया। ये मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। ये बस आखिरी बात है जो मैं बताने जा रहा हूँ, उसके बाद फिर थ्रू आउट डेरिवेशंस चलेंगी। ये आखिरी बात जो बताने जा रहा हूँ इसको समझ लीजिए। तो ये वर्क डन हो गया है। कहाँ से? जब वॉल्यूम चेंज होता है तो इसका मतलब वर्क डन हो चुका होता है। तो यहाँ से ये गैस, पहले गैस का साइज़ इतना था, अब गैस का साइज़ कितना है? इतना है, ठीक है। अब जब ये वर्क डन किया है गैस ने, तो क्या इसकी इंटरनल एनर्जी उतनी ही रही? ज़रा सोचिए। शुरू में इंटरनल एनर्जी गैस की कितनी थी? 50 जूल्स। जब आपने 80 जूल्स हीट प्रोवाइड की, अब इंटरनल एनर्जी गैस की कितनी हो गई? 130 जूल्स। और अब जो गैस ने काम किया है, अब जो गैस ने वर्क डन किया है, अपना वॉल्यूम चेंज करके गैस यहाँ से यहाँ आ गई, तो क्या अब भी गैस की इंटरनल एनर्जी वही होगी? नहीं नहीं भाई, नहीं। एग्जैक्टली गैस की इंटरनल एनर्जी में चेंज आया है, एग्जैक्टली चेंज आया है। कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी खर्च हुआ है यहाँ पर, कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी खर्च हुआ है। हम यहाँ सपोज़ करते हैं कि यहाँ पर आने के बाद जब ये गैस यहाँ से यहाँ पर आ गई, V2 पे आ गई, तो V2 के ऊपर जो इंटरनल एनर्जी थी इसकी, V2 के ऊपर जो इंटरनल एनर्जी हमने कैलकुलेट की कि यहाँ से, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से गैस यहाँ पर आ गई है, पिस्टन को ऊपर उठाते हुए, पिस्टन को ऊपर उठाते हुए, यहाँ पिस्टन भी था ना, ऐसे पिस्टन को ऊपर उठाते हुए वॉल्यूम चेंज हो गया, V1 से V2 हो गया। तो ये जो वॉल्यूम चेंज हुआ है, ये गैस ने जो वर्क डन किया है, तो अब ज़रा वर्क डन करने के बाद गैस का इंटरनल एनर्जी तो चेक करें। क्या V2 पे आने के बाद भी गैस की इंटरनल एनर्जी वही है जो कि V1 पे थी, 130 जूल्स? और जब हमने चेक किया अब गैस की इंटरनल एनर्जी, तो हमें गैस की इंटरनल एनर्जी जो है वो कितनी नज़र आई? हमें नज़र आई 100 जूल्स, 100 जूल्स। ये क्या कमाल हो गया है, याद है ना? स्टार्टिंग केस में इंटरनल एनर्जी कितनी थी गैस की? 50 जूल्स। फिर आपने 80 जूल्स हीट प्रोवाइड की, तो कितनी इंटरनल एनर्जी हो गई? 130 जूल्स। और जब गैस ने वर्क डन किया, यहाँ से यहाँ आ गई, अब हमने इसकी इंटरनल एनर्जी चेक की तो कितनी हो गई? 100 जूल्स। मतलब इंटरनल एनर्जी कम हो गई। ये कहाँ चली गई? 130 से ये 100 जूल्स पे कैसे आ गई? 30 जूल्स कहाँ चला गया? 30 जूल्स का वर्क डन हो गया भाई, 30 जूल्स का वर्क डन हो गया। यही तो कह रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी चेंज कर रही है। आपने ये तीसरा चेंज देखा। पहले इंटरनल एनर्जी 50 जूल्स, फिर हीट जब एब्जॉर्ब की, इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई? 130 जूल्स। हीट इन्वॉल्व हो गई। क्या कन्वर्जन नहीं हुई हीट की? हीट एनर्जी क्या इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुई? बिल्कुल हो गई। और क्या फिर इंटरनल एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हुई? बिल्कुल हुई। कितनी हुई? 30 जूल्स। ये वर्क डन जो हुआ है ये 30 जूल्स का हुआ है। अब मैं टोटल अगर लगाऊं यहाँ पर तो 50 जूल्स इंटरनल एनर्जी, ठीक है। हीट जो आपने प्रोवाइड की वो 80 जूल्स, और वर्क डन जो हुआ है वो 30 जूल्स का हुआ। लेकिन ये बात आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी जो 50 जूल्स थी और हीट जो आपने प्रोवाइड की वो पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी के पास चली गई। तो अब इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई? Q को हटा दें, अब ये 2 U हो गए और इसका प्लस करें तो ये कितना हो जाएगा? 130। और फिर इस इंटरनल एनर्जी 130 में से ही
30 जो है वो जूल्स निकल गया, जिससे वर्क डन हो गया, और फाइनली इंटरनल एनर्जी हमारे पास कितनी आ गई, 100 जूल्स बच गई। सारा सिनेरियो समझ आया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में मैंने तीनों कन्वर्जन आपको दिखाई हैं, इंटरनल एनर्जी से हीट, हीट से वर्क डन, और ये फ़र्क भी मैंने आपको अभी दिखाया है। अब इसके ज़रा काम चीज़ें जो हैं वो मैं आपको नोट्स लिखवा देता हूँ। अब जितनी भी नोट्स मैं लिखवाऊँगा और जितने भी डेरिवेशंस मैं करवाऊँगा ना, तो वो सब आपको बाकायदा समझ में आएंगी, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की डेरिवेशन कर लेते हैं। ये बाइक मिटाएंगे नहीं, इस बाइक पे तो चल रहा है सारा कारोबार हमारे लेक्चर का, ठीक है। इस बाइक को मिटाएंगे नहीं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नोट कर लें भाई। बेस्ड ऑन किस पे बेस कर रही है ये, बेस्ड ऑन किस पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेस कर रहा है, एनर्जी कैन नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नीदर क्रिएटेड नॉर destroyed, ठीक है भाई। इन एनी थर्मोडायनामिक सिस्टम, इन एनी थर्मोडायनामिक सिस्टम, थर्मोडायनामिक सिस्टम, ठीक है भाई। डील्स ओनली विद हीट एनर्जी, डील्स ओनली विद हीट एनर्जी, सिर्फ हीट एनर्जी से डील करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मल एनर्जी से डील करता है, ठीक है भाई। अच्छा ये हो गया। अब हमें चेंज से मतलब है, अब देखें ज़रा चेंज जो है ना उसको समझिएगा। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर डेल्टा क्यू जो है, जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो किसके बराबर है, वो डेल्टा यू के बराबर है और प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर है। तो क्या ये बात गलत होगी, सोचिए ज़रा, क्या ये बात गलत होगी। आप जितनी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 80 जूल्स, वो 80 जूल्स जो है वो कहाँ जा रही है, सिस्टम के पास जा रही है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के पास जा रही है, और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ कितनी हो गई थी इसकी चेंज, वर्क डन से अंदाज़ा लगा लें 30 जूल्स हुआ था ये, और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या आया था। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं इंटरनल एनर्जी की चेंज की बात कर रहा हूँ, मैं ओरिजिनल इंटरनल एनर्जी की बात नहीं कर रहा, जो अभी मौजूदा इंटरनल एनर्जी है इसकी 50 जूल्स, ना उसकी बात नहीं कर रहा। चेंज क्या आया इंटरनल एनर्जी में, उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये आपने जो हीट प्रोवाइड की 80 जूल्स, इसमें से 30 जूल्स तो इंटरनल एनर्जी के पास चली गई, और 50 जूल्स जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गया। ये जो शक्ल आपको नज़र आ रही है ना, यही मैथमेटिकल फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसमें तब्दीलियां भी होंगी, ठीक है, इसमें तब्दीलियां भी होंगी, ये भी बात याद, थर्मोडायनामिक्स, यानी कि थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की ये इक्वेशन, ठीक है भाई। अब टाइप्स ऑफ हीट देख लीजिए, हीट जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं डेल्टा क्यू, इसकी भी टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ इंटरनल एनर्जी भी देख लीजिए, इसकी भी टाइप्स हैं। पहले मैं ये जगह बना लूँ, नोट कर लीजिए, टाइप्स ऑफ डेल्टा क्यू, ये हमारे पास पॉजिटिव डेल्टा क्यू भी होता है और नेगेटिव डेल्टा क्यू भी होता है। क्यू क्या है, हीट है।
सिस्टम से मतलब यहाँ गैस है, इस गैस को आप हीट दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है ना कि ये सिस्टम, ये गैस आपको हीट दे, दोनों पॉसिबिलिटी है ना भाई। ठीक है, तो हीट एंटर्स द सिस्टम, हीट एंटर्स द सिस्टम, हीट जो है वो सिस्टम में एंटर हो रही है। ठीक है, मतलब जैसे अभी आपने देखा, आपने हीट दी है सिस्टम को, ठीक है, तो ये जो हीट है ये पॉजिटिव हीट है, डेल्टा क्यू यहाँ पे पॉजिटिव होगा। और अगर सिस्टम से हीट निकल रही है, छोड़ रही है, हीट लीव्स द सिस्टम, हीट लीव्स द सिस्टम मतलब गैस, तो ये जो डेल्टा क्यू है ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। टाइप्स ऑफ इंटरनल एनर्जी, टाइप्स ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसको भी देख लीजिए आप। डेल्टा यू पॉजिटिव होगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम राइजेस, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम राइजेस, बढ़ जाता है। अब कॉमन सेंस की बात है यार, देखो अगर सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये कब हो रहा है, जब आप हीट दे रहे हैं उसको, हीट दे रहे हैं उसको, तो पॉजिटिव इंटरनल एनर्जी। ठीक है, और नेगेटिव इंटरनल एनर्जी कब होगी, जब टेम्परेचर गिर जाएगा। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम फॉल, गिर जाता है। ठीक है भाई, नोट कर लिया। और बता दूं आपको, अच्छा यहाँ पर एक और जो है फॉर्म अप आ जाती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, ज़रा इसको भी देख लीजिए। डेल्टा यू बराबर है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू की। अब ये कौन सी फॉर्म है, ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एक और शक्ल है। इससे पहले मैंने आपको जो शक्ल दिखाई थी वो भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ही है, उसी शक्ल की बिगड़ी हुई शक्ल है। चलें वो शक्ल भी बना देता हूँ। वो ये थी ना, डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर ये डेल्टा क्यू जो है अगर वहाँ चला जाए और डेल्टा यू यहाँ पर आ जाए, या मैं डेल्टा डब्ल्यू को यहाँ ले आऊँ, तो ये डेल्टा डब्ल्यू माइनस का होगा, नहीं होगा। तो ये देखें डेल्टा डब्ल्यू माइनस का हो गया, इसी की शक्ल है ये, मॉडिफाइड शक्ल है। अब इसको ज़रा समझ लें आप, ये आपसे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि वो जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो इंटरनल एनर्जी में चेंज ला रही है, लेकिन मुकम्मल चेंज नहीं ला रही, बल्कि हीट एनर्जी जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंटरनल एनर्जी का कुछ हिस्से में चेंज ला रही है, और बाकी आपकी प्रोवाइड की हुई हीट जो है वो कहाँ जा रही है, वर्क डन में जा रही है। अभी जो हमने एक केस देखा था ये बता रहा है कि हीट जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, कितनी प्रोवाइड की थी, 80 जूल्स आपने प्रोवाइड की थी, वर्क डन कितना हुआ था, 30 जूल्स वर्क डन हुआ था। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आया, इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आया, 50 जूल्स का। ठीक है भाई, अच्छा उसके बाद क्या है, इंटरनल एनर्जी में बता चुका हूँ आपको कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है मेरे ख्याल में, ये तो लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 3 टाइप्स की है, ये पॉइंट भी मेरे ख्याल में लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, स्टेट्स ऑफ सिस्टम ये भी देख लीजिए, बल्कि यार लिखवा ही दूँ ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, टेंशन नहीं लो भाई, लिखवा देते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना, वो बोलते हैं कि सर नोट ही करवा दें, सब कुछ नोट्स में सारी चीज़ें आ जाती हैं तो इजी हो जाता है। ठीक है भाई, तो इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी यानी कि यू, ये असल में क्या है, सम है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम के पास, जैसे कि यहाँ गैस है, उसके पास जितनी काइनेटिक एनर्जी है और जितनी पोटेंशियल एनर्जी है उसको आप जमा कर लीजिए, तो ये जो टोटल है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का,
ये टोटल सम एनर्जी जो है कलेक्टिवली असल में कहलाता है इंटरनल एनर्जी। अब इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है ये 3 टाइप्स की है। नंबर 1 हमारे पास है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। दूसरी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। फिर हमारे पास तीसरी आ जाती है कौन सी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई। अच्छा, स्टेट्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम की हालत है। वैसे मैं ये बता चुका हूँ पहले भी, स्टेट्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम की हालत है। स्टेट्स मतलब हालत। सिस्टम की पहले क्या हालत थी, हीट एब्जॉर्ब करने से पहले की हालत सिस्टम की, और हीट एब्जॉर्ब करने के बाद की हालत सिस्टम की। ठीक है, तो यहाँ पर 2 स्टेट्स हैं, 2 स्टेट्स। ठीक है भाई। पहली स्टेट जो है वो इनिशियल है, इनिशियल स्टेट है, और उसके बाद फाइनल स्टेट। शुरुआती स्टेट कौन सी थी, याद है ना, इसको हम कहेंगे UA, और जो आखिर वाली थी उसको हम कहेंगे UB। ब्रैकेट में ले आऊं, याद है ये कौन सी थी स्टार्टिंग वाली, UA 50 जूल्स वाली, और 80 जूल्स जब हीट एब्जॉर्ब कर ली सिस्टम ने, तो फाइनल हमारे पास कौन सी आई थी, UB वाली 130 जूल्स वाली। याद आया? ठीक है भाई। अच्छा, अब अगर हम इसको पुट करें, क्योंकि ये हमारा जो है वो 2 स्टेट्स आ गई हैं UA और UB, तो हमारे पास जो है, हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की ये जो शक्ल है, डेल्टा U बराबर है डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। इसमें जो डेल्टा U है इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, UB माइनस UA इज इक्वल टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। ये तीसरी शक्ल आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की देखी, जिसके अंदर स्टेट्स दिखाई गई हैं सिस्टम की, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। ठीक है भाई, आगे देखते हैं और क्या है। एप्लीकेशंस की तरफ चलते हैं अब। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की 4 एप्लीकेशंस जो बारी बारी उनको देखते हैं। ये पहला टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिस्कस हो चुका। अब एप्लीकेशंस में ये देखेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। 4 प्रोसेसेस हैं एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एप्लीकेशंस से मतलब यूज़ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। कहाँ हो रहा है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इस्तेमाल? आपकी बाइक में भाई, आपकी कार में, आपके हवाई जहाज़ में, आपके ट्रक में, जितने लोकोमोटिव्स हैं, जितनी गाड़ियां हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर चल रही हैं भाई। ठीक है, क्या इंजन नहीं लगे हुए उनके अंदर? लगे हुए हैं। क्या वहाँ पर पेट्रोल गैस वगैरह बर्न नहीं हो रहा? हो रहा है। सब कुछ वही है, सब कुछ। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एप्लीकेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इस 4 जो एप्लीकेशंस आप देखेंगे, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस, ये 4 जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, जिनको हम कह रहे हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी कि थर्मोडायनामिक्स का यूज़, ये किस चीज़ के ऊपर बेस कर रहे हैं पता है आपको? ये जो 3 आपको नज़र आ रहे हैं ना, इंटरनल एनर्जी, हीट और वर्क डन, इन्हीं का इंटरचेंज आप इसके अंदर देखेंगे। बस इन 3 का गेम है, इन 3 का गेम है, इन चारों प्रोसेस के अंदर। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि ये एप्लीकेशंस किस पे बेस कर रही हैं? बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल है ये?
3 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, के एनर्जी की 3 फॉर्म्स हैं, बस 3 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, के एनर्जी की सिर्फ 3 फॉर्म्स हैं। कौन कौन सी हैं भाई? पहली जो है वो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी जिसको यू से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। दूसरी जो एनर्जी की फॉर्म है वो हीट एनर्जी है, जिसको क्यू से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और तीसरी जो फॉर्म है इंटरनल एनर्जी की वो है वर्क डन, जिसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है भाई, अब हम इसको यूज़ करेंगे। डेल्टा यू बराबर है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की मैथमेटिकल शक्ल को ही। ठीक है भाई, अब ये मैथमेटिकल फॉर्म अगर आप करेंगे तो इसमें वो बता रहा है कि भाई कि आपको कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो। वैसे तो ये चारों के चारों प्रोसेस बेस कर रहे हैं इन तीनों फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के ऊपर, चौथी कोई फॉर्म नहीं आएगी एनर्जी की, ये 3 ही आएगी। इसके अलावा भी वो कुछ और बता रहा है एप्लीकेशन से रिलेटेड। क्या बता रहा है? बोल रहा है कि एप्लीकेशन के एनी वन ऑफ द 3 टर्म्स ऑफ द इक्वेशन इज़ ज़ीरो। पहली वो शर्त रख रहा है, इसको आप कह लें कंडीशंस। ये शर्तें जो हैं, ये शर्तें जो हैं, ठीक है भाई। जैसे आप मालिक हैं, आप जो है जॉब देना चाहते हैं, कोई आ जाता है आपके पास ड्राइवर की नौकरी के लिए, बोलता है भाई मैं आपकी कार ड्राइव कर सकता हूँ, आप मुझे नौकरी पे रख लें। तो आप शर्तें लगा देते हैं 2-3 के, भाई सुबह आप 7 बजे आ जाएंगे, दूसरी बात आप जो है वो यूनिफॉर्म पहन के आएंगे, तीसरी बात आप शाम को 6 बजे चले जाएंगे। ये 3 शर्तें लगा दी ड्राइवर के लिए, ड्राइवर तो आएगा, ये 3 शर्तें हो गई उसके लिए। तो बिल्कुल इसी तरह अगर आप इन चारों एप्लीकेशंस को, इन चारों प्रोसेसेस को जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो ये कुछ शर्तें हैं जिसके ऊपर आपको अमल करना पड़ेगा। और वो शर्तें क्या हैं कि जो 3 आपको वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं, इंटरनल एनर्जी और हीट और डब्ल्यू, इन तीनों में से किसी ना किसी एक को आपको ज़ीरो रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बोल रहा है एनी वन ऑफ द 3 टर्म्स, एनी पहली शर्त आ गई, एनी वन ऑफ द 3 टर्म्स, एनी वन ऑफ द 3 टर्म्स of the equation is zero, terms of the equation is zero। यानी कि इस इक्वेशन में जो 3 टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं, डेल्टा यू, डेल्टा क्यू, डेल्टा डब्ल्यू, इन तीनों में से किसी एक को आपको ज़ीरो रखना पड़ेगा। पहली शर्त तो ये है, तो ही आप इस इक्वेशन को इन प्रोसेसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी शर्त वो बता रहा है स्ट्रेट वेरिएबल्स हैं। अब स्ट्रेट वेरिएबल्स बताने बैठा तो यार बात बड़ी तवील हो जाएगी। ठीक है, इसको फ़िलहाल रोक लेते हैं। फ़िलहाल ये सुन लें कि स्ट्रेट वेरिएबल यहाँ पर कौन कौन से हैं। वो बोल रहा है ये स्ट्रेट वेरिएबल हैं, स्ट्रेट वेरिएबल हैं। कौन कौन से? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये कांस्टेंट रहेंगे, आर हेल्ड कांस्टेंट, आर हेल्ड कांस्टेंट। एनी वन, हाँ ये भी जहन में, सारे ही नहीं भाई, सारे कांस्टेंट नहीं रखने। ठीक है, एनी वन, एनी वन, इनमें से कोई एक भी जो है वो आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो ये आप शर्तें पूरी करेंगे तब जाके आप ये चारों एप्लीकेशंस को जो है वो वर्कआउट कर सकते हैं इस इक्वेशन के मुताबिक। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए ये चारों किस्म के प्रोसेसेस आपके हो जाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के, अदरवाइज़ नहीं होंगे। ठीक है भाई, मुझे अंदाज़ा है कि ये वाली मेरी बात कुछ आपके पल्ले पड़ी होगी, कुछ नहीं पड़ी होगी, लेकिन टेंशन नहीं लें, आगे चल के ये सब कुछ भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस देखें। आइसोकोरिक प्रोसेस पहली एप्लीकेशन, आइसोकोरिक प्रोसेस। ये बोल रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को आप इस्तेमाल तो करेंगे,
लेकिन इसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या कह रहा है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस होगा, थर्मोडायनामिक प्रोसेस होगा इन विच वॉल्यूम ऑफ सिस्टम कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम कांस्टेंट। यार अगर वॉल्यूम ऑफ सिस्टम ही कांस्टेंट होगा, देखिए सोचने की बात है ना, ये आपका सिस्टम है, ठीक है, ये गैस अभी मौजूद है, ये ऊपर पिस्टन है। अगर मैं इसको, वो बोल रहा है कि ये आपकी शर्त ये है जनाब कि ये वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट रहने का मतलब ये है कि वर्क डन तो होगा ही नहीं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि आपके वॉल्यूम का ताल्लुक गैस का जो वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है, असल में यही तो वर्क डन है, यही वर्क डन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। एग्जैक्टली, वर्क डन आपका ज़ीरो हो जाएगा। ये पहला प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसके अंदर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम कांस्टेंट, आपको सिस्टम को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें साइलेंडर कैसा होगा, जिसके अंदर सिस्टम होगा तो इसके साइलेंडर देखें। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहे, ठीक है, वॉल्यूम में कोई तब्दीली ना आए, दूसरे लफ्ज़ों में वर्क डन ना हो पाए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले साइलेंडर जो है इसको, इसकी बेस जो है, ये रही इसकी बेस जो होगी इसकी कंडक्टिंग होगी। बेस क्या होगी, कंडक्टिंग। कंडक्टिंग मतलब आसानी के साथ यहाँ से हीट जो है ऊपर जा सकती है और ऊपर से हीट जो है वो नीचे आ सकती है। ठीक है, ये बात जहन में रहे, कंडक्टिंग का ये मतलब, बेस कंडक्टिंग होगी। लेकिन वॉल्स जो हैं, वॉल्स का बता रहा है नॉन कंडक्टिंग होगी, यानी कि यहाँ से हीट आर पार नहीं जाएगी भाई। ये जो वॉल्स हैं, ये जो दो वॉल्स हैं सिलेंडर की, ये जो वॉल्स हैं ये नॉन कंडक्टिंग होगी, यहाँ से हीट आर पार नहीं होगी। हीट के जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हीट के आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो क्या है, ये बेस सिलेंडर की। और पिस्टन भी आपको फिक्स्ड रखना पड़ेगा, पिस्टन जो है वो आपको फिक्स्ड रखना पड़ेगा। ये पिस्टन भी आपका अपनी जगह से हरकत नहीं करे, ये मूवेबल नहीं हो, ये फिक्स्ड हो। ठीक है, तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा भाई, अब जब आप हीट सप्लाई करेंगे डेल्टा क्यू, ठीक है, अब देखें आपकी कॉम्प्रिहेंशन पावर चेक होती है। अब जो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर 80 जूल्स हमने लिया था ना, 80 जूल्स आप सप्लाई कर रहे हैं, इस वक्त इंटरनल एनर्जी क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, 50 जूल्स, 50 जूल। अब जब आप ये 80 जूल्स हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये हीट कहाँ जाएगी, इसके पास जाएगी, सिस्टम के पास। सिस्टम के अंदर क्या तब्दीली आएगी, इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाएगा। ये 80 जूल्स जो है इंटरनल एनर्जी के पास जाएगी। इंटरनल एनर्जी के पास पहले से ही, इंटरनल एनर्जी के पास पहले से ही 50 जूल्स हैं, 80 जूल्स जो है और आ जाएगा, तो ये U1 है और ये U2 हो जाएगा। U1 U2 कर लें तो बाद वाला क्या हो जाएगा, ये 50 प्लस 80 कितना हो गया, ये 130, याद आया, 130। ये फाइनल इसका इंटरनल सिस्टम जो है इंटरनल एनर्जी में चेंज आ गया। अब क्या होगा, अब ऑब्वियस सी बात है वर्क डन होगा, इंटरनल एनर्जी जो है वो कुछ खर्च होगी, इंटरनल एनर्जी में से ये हीट एनर्जी निकलेगी और प्रेशर लगेगा पिस्टन के ऊपर, पिस्टन ऊपर जाएगा, तो हम कहेंगे वर्क डन हो गया। लेकिन आपने पिस्टन को तो फिक्स्ड रखा हुआ है, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है भाई, पिस्टन को मूव नहीं कराना, पिस्टन फिक्स्ड रहेगा, पिस्टन फिक्स्ड रहेगा। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, जितनी भी आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं सब की सब वो जाके सिर्फ इंटरनल एनर्जी को छेड़छाड़ करेगी, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाती रहेगी, उस इंटरनल एनर्जी से आगे वर्क डन होगा ही नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को देखूँ तो डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा डब्ल्यू तो हमारे पास हो गया 0, ठीक है, तो डेल्टा क्यू जो है एंटायरली किस में कन्वर्ट हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। ये मैथमेटिकल फॉर्म है किसकी,
आइसोकोरिक प्रोसेस की। ठीक है भाई, आसान था, मुश्किल नहीं था। इसका जो ग्राफ बनता है उसका एक नाम है, उसको हम कहते हैं आइसोकर, उसको भी नोट कर लो, आइसोकर। जो ग्राफ है इसका, उसका क्या नाम है? आइसोकर ग्राफ। आइसोकर क्या है? नेम ऑफ ग्राफ, आइसोकर। ठीक है, और ये जो है आइसोकर, ये जो ग्राफ का नेम है, अभी इसको बनाता भी हूँ, ये क्या है? ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, और ये पैरेलल है प्रेशर एक्सिस के, प्रेशर एक्सिस के। ये देखिए, ये रहा। ठीक है भाई, ये और ये हमारे पास एरो बता रहा है प्रेशर का। किसका बता रहा है? प्रेशर का। प्रेशर को हम किस में लिया है? पास्कल में, PA प्रेशर। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास जो है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। वॉल्यूम यहाँ पर ये और ये दूसरा वॉल्यूम है, ये इनिशियल वॉल्यूम है और ये हमारे पास फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, तो इनिशियल वॉल्यूम, ये नीचे वाली लाइन, ये नीचे वाला जो लाइन है ये वॉल्यूम की है, तो V1 बराबर है V2 के, मतलब वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। यहाँ देखें, यहाँ से ये और ये प्रेशर ऊपर जा रहा है, प्रेशर यहाँ से P1 और P2, प्रेशर अगर मैं नीचे करूँ तो ऊपर नहीं जा रहे, नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ से अगर प्रेशर यहाँ से नीचे आ रहा है, प्रेशर P1 से P2 हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम जो है इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। ठीक है, अब आपकी ग्राफ पे अगर अच्छी ग्रिप है ना ग्राफ्स को समझने की, तो भाई ये बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी। और अगर ग्राफ को आप रीड करना नहीं जानते तो ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी। आइसोबैरिक प्रोसेस देखते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस, नंबर 2 आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस बोल रहा है कि भाई इसके अंदर आप, ये भी आइसो थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, पहली बात, ये भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, पहली बात। ठीक है, और इसमें आपको क्या रखना पड़ेगा? प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, प्रेशर को आप कांस्टेंट रखेंगे, प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, प्रेशर को आप कांस्टेंट रखेंगे। लेकिन देखिए इसमें एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अगर वॉल्यूम में तब्दीली होगी तो यार बॉयल्स लॉ याद है ना आपको, इन्वर्स रिलेशनशिप है प्रेशर के साथ। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेफिनेटली प्रेशर कम होगा ना, या कांस्टेंट रहेगा। इस केस के अंदर आप वॉल्यूम को बढ़ते हुए भी देखेंगे और प्रेशर को भी कांस्टेंट देखेंगे, यानी कि बॉयल्स लॉ की नफ़ी हो जाएगी। कैसे होगी? लेकिन ज़्यादा नहीं होगी, थोड़ी सी होगी, अभी बता देते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर ये समझ लिया गया है कि भाई ऐसा ही होगा। उसके पीछे वजह क्या अभी बताता हूँ। लेकिन बहरहाल वॉल्यूम में चेंज आएगा, प्रेशर में चेंज नहीं आएगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अच्छा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस है। ऑफन यूज्ड इन, कौन से जगह पर इस्तेमाल होता है? ऑफन यूज्ड इन, किस में यूज़ करते हैं हम? कन्वर्ट हीट इनटू वर्क, कन्वर्ट हीट इनटू वर्क। ये जो हमारे इंजन्स वगैरह होते हैं ना, ठीक है, ये जो बाइक है वो मिटा दी मैंने, बाइक के अंदर जो इंजन लगा हुआ है, तो इंजन जो वर्कआउट कर रहा होता है वो इसी की बेस के ऊपर कर रहा होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है? हीट इंजन। आप इसको हीट इंजन कहें, जो हमारे पास बाइकें चलती हैं, कारें चलती हैं, या फिर आप इसको जो है वो कंबस्शन इंजन भी आप कह सकते हैं, हीट इंजन, हीट
इंजन। ठीक है भाई, साइलेंडर की तफसीलात नोट कर लें। साइलेंडर कैसा होना चाहिए, इसमें साइलेंडर, हाँ एक बात तो तय है, अगर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो पिस्टन फिक्स्ड होगा या मूवेबल होगा? डेफिनेटली पिस्टन जो है वो मूवेबल होगा। पहले बेस देख लें इसकी। साइलेंडर की बेस के बारे में कंडक्टिंग होनी चाहिए, कंडक्टिंग। ठीक है, वॉल्स की अगर हम बात करें, वॉल्स जो हैं नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए, नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, पिस्टन जो है मूवेबल होना चाहिए। पिछले वाले केस में देखा था पिस्टन फिक्स था, पिस्टन मूवेबल होना चाहिए, मूवेबल। ठीक है भाई। अच्छा, और क्या है इसके अंदर? गैस इसमें एक्सपेंड होगी, गैस एक्सपेंड पिस्टन मूव, टेम्परेचर T1 से T2 होगा। अच्छा, गैस एक्सपेंड कब होगी? जब आप इसको हीट देंगे। हीट देने पर क्या होगा? इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा तो उस इंटरनल एनर्जी से कुछ अमाउंट हीट का, जो आपने हीट दी है, जो आपने हीट दी है वो गई इंटरनल एनर्जी के पास। इंटरनल एनर्जी ने अपने पास वो हीट जमा कर ली, उसमें से कुछ हीट इंटरनल एनर्जी ने आगे दे दी कि चलो भाई वर्क डन कर लो। तो वर्क डन इस पिस्टन के ऊपर हुआ, ये पिस्टन यहाँ से यहाँ आ गया। तो पिस्टन जब यहाँ से यहाँ आया है तो इसका मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम V1 से V2 हो गया। ठीक है भाई, वॉल्यूम क्या हो गया यहाँ पर? वॉल्यूम क्या हो गया? V1 से V2 हो गया, V1 टू V2। और टेम्परेचर में भी चेंज आया होगा। ये बात याद रखिए आप, बड़ी काम की बात, कि जब भी वॉल्यूम में चेंज आएगा टेम्परेचर में डेफिनेटली चेंज आएगा। ये बात जहन में रखिएगा। वॉल्यूम में चेंज किसकी वजह से हुआ है? इंटरनल एनर्जी में चेंज की वजह से। आपने जो हीट दी है वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज आया है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है और इसकी वजह से पता है टेम्परेचर भी बढ़ गया। लेकिन जैसे ही ये वॉल्यूम जब बढ़ेगा टेम्परेचर घट जाएगा। ठीक है, अभी ये मैं बताता हूँ आपको। तो टेम्परेचर में चेंज क्या आएगा? फ़िलहाल चेंज देख लें कि टेम्परेचर जो है उसमें चेंज आएगा। टेम्परेचर जो है वो T1 से T1 टू T2 हो जाएगा। मैथमेटिकली अगर हम देखें तो हमारे पास, अगर आपको याद हो पिछली वीडियो में हमने देखा था प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन, इसमें डेल्टा W किसके बराबर था? P डेल्टा V के। ठीक है, इसमें चेंजेस आएगी। क्या चेंजेस आएगी? अब आपका वॉल्यूम जो है, ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन है, इसमें आपका जो वॉल्यूम है डेल्टा V वो क्या हो गया है? अब V2 माइनस V1 डेल्टा W, और फाइनली डेल्टा W जो है, बस यही है यार। अच्छा, इसमें ये चेंज आ गया। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर यहाँ पे लिखूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा Q बराबर है डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ठीक है भाई, अब ये वर्क डन जो है किसके बराबर है? प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम के। तो यहाँ पर ये आ जाएगा डेल्टा Q जो है वो बराबर होगा डेल्टा U प्लस P डेल्टा V के। तो ये आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन चेंज होके ये शक्ल इख्तियार कर लेगी, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। और ये कब होगा? ये जब होगा जब आप प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, ये तब होगा। प्रेशर को कांस्टेंट रख के आप हीट सप्लाई करेंगे, वॉल्यूम में चेंज आएगा, लेकिन ये चेंज थोड़ा सा ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। अब मैं आपको वजह बताऊं। मैं कह रहा था ना कि यार बॉयल्स लॉ की तो नफ़ी हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कि बॉयल्स लॉ यही कहता है ना कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर क्या मामला है?
यहाँ पर क्या वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा? बिल्कुल बढ़ रहा है। आप जो हीट सप्लाई कर रहे हैं उससे इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, और इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है उससे टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली प्रेशर को तो कम होना चाहिए ना। ये बोल रहा है कि ये प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ये कैसे होगा भाई? ये हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम इसके लिए बस थोड़ा सा ही बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। तो बड़े लिमिटेड वॉल्यूम के ऊपर ये मुमकिन है। नोट कर लीजिए इसको अपने पास, थोड़े लिमिटेड वो ये, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चंस जो है ना वो आते हैं कि भाई ऐसा कैसे मुमकिन है, ज़रा बताइए आप, कैसे ये जो है वो आइसोबैरिक प्रोसेस कैसे हो सकता है? वॉल्यूम भी बढ़ रहा है यार, आप बोल रहे हो प्रेशर कांस्टेंट है, कैसे मुमकिन है? तो ये ऐसे मुमकिन है। समझ में आ गई बात कि वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो बहुत थोड़ा सा वॉल्यूम में चेंज आएगा, इतना थोड़ा चेंज आएगा कि ऑलमोस्ट वो जो प्रेशर में चेंज आएगा वो नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो इक्वेशन है उसमें ये चेंज आएगा, फिर प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन वाला। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो ग्राफ है उसको क्या नाम देते हैं? इससे पहले हमने जो ग्राफ था उसको दूसरा नाम दिया था। इसके ग्राफ को, आइसोबैरिक प्रोसेस के ग्राफ को जो है वो नाम दिया जाता है आइसोबर। ग्राफ का क्या नाम है यहाँ पर? आइसोबर। ठीक है भाई, इसको भी नोट कर लीजिए। ये ग्राफ कैसा होगा, इसके बारे में क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, और पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस होगा, पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस। ठीक है भाई, तीसरे प्रोसेस की तरफ चलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर आपको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। आइसोथर्मल प्रोसेस, मार्कर में इंक भी ख़त्म हो रही है। क्या है ये? थर्मोडायनामिक सिस्टम है, थर्मोडायनामिक सिस्टम है। इसमें क्या हो रहा है कि चेंज इन सिस्टम, चेंज इन सिस्टम के सिस्टम में तो तब्दीली आएगी, बट नो चेंज इन टेम्परेचर। ये क्या बात हुई भाई? वो बोल रहा है सिस्टम में तो चेंज आप लेके आएंगे। अच्छा, सिस्टम में चेंज आएगा तो मतलब क्या? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आ जाएगा। ठीक है, और सिस्टम वर्क डन भी करेगा, सिस्टम के वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। जब वर्क डन होगा तो वॉल्यूम में भी चेंज आएगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा, प्रेशर में भी चेंज आ जाएगा। तो बोल रहा है सिस्टम में तो तब्दीली आएगी, इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आ जाएगा, वर्क डन भी हो जाएगा। ठीक है, हीट सप्लाई जो आप कर रहे हैं, हीट डेल्टा क्यू, इसके अंदर भी चेंज हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। यार ये कैसे मुमकिन है? ज़रा आप खुद सोचिए ना, आप सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तभी तो सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है। तो हीट जब प्रोवाइड करेंगे, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर में भी चेंज आ जाएगा ना। और अगर आप सिस्टम से हीट को बाहर निकाल लेते हैं तो क्या होगा? टेम्परेचर में चेंज आएगा। मतलब ये कि इंटरनल एनर्जी में चेंज आप लेके आ रहे हैं हीट की मदद से, या तो हीट दे के या हीट लेके। तो अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ऑटोमेटिकली टेम्परेचर में भी चेंज आ जाएगा। लेकिन वो बोल रहा है नहीं भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। चेंज इन सिस्टम तो होगा बट नो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। इसके प्रोसेस को ज़रा आप समझ लें। डिक्रीज द प्रेशर, अब ये 3 स्टेप का प्रोसेस है। डिक्रीज प्रेशर, अगर आप प्रेशर डिक्रीज करते हैं, चलें अगर आप हीट सप्लाई नहीं कर रहे, इसको मान लिए हीट सप्लाई आप कर ही नहीं रहे, आप सिर्फ प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर कम कर रहे हैं। अभी इस जगह पर है V1 पे है, तो प्रेशर जब आप कम करेंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इन्वर्स रिलेशनशिप है ना,
तो इंक्रीज वॉल्यूम, इंक्रीज वॉल्यूम। और जब प्रेशर आप कम करेंगे जिससे वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तीनों काम एक साथ हो रहे हैं। देखिए, आप प्रेशर को कम करेंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, साथ में टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। वो लेकिन वो बोल रहा है कि भाई टेम्परेचर को डिक्रीज नहीं होने देना, इसको कांस्टेंट रखना, टेम्परेचर को डिक्रीज नहीं होने देना, इसको कांस्टेंट रखना है। अब इसको कांस्टेंट रखने के लिए क्या करें, इसके लिए एक डिवाइस होती है जिसको हम कहते हैं हीट रिजर्वियर, हीट रिजर्वियर या रिजर्वायर कहते हैं, यार मुझे सही तरह इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, हीट रिजर्वियर। ये हीट रिजर्वियर यहाँ लगा दी जाती है इसके साथ, ये टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेती है। मतलब जैसे ही आप प्रेशर कम करेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, उससे जैसे ही इसका टेम्परेचर कम होना शुरू होगा नीचे से हीट ऊपर जानी शुरू हो जाएगी, हीट रिजर्वियर उतनी हीट देना शुरू कर देगा। इससे क्या होगा, टेम्परेचर दोबारा कंट्रोल में आ जाएगा। नहीं समझ आई, दोबारा सुन लीजिए। आप प्रेशर को कम करेंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम के बढ़ने से क्या होगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाएगा, ठीक है, इंटरनल एनर्जी वो भी बढ़ जाएगी, और इंटरनल एनर्जी के बढ़ने से जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, सिस्टम ठंडा होने लगेगा, ठीक है। डिक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज द वॉल्यूम, टेम्परेचर डिक्रीज। हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। ये हीट रिजर्वियर जो नीचे है ना, ये नीचे से हीट देना शुरू कर देगा, बोलेगा ये लो भाई हीट कितनी कम हो रही है, ये लो ये लो ये लो। तो ये जो है हीट रिजर्वियर इसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेगा। अच्छा, दूसरा केस जो है हमारे पास कैसे है, अगर आप इंक्रीज करते हैं प्रेशर, इंक्रीज प्रेशर, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो पिस्टन ऊपर से नीचे आएगा, वॉल्यूम क्या होगा, चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। डिक्रीज वॉल्यूम, ये बड़े अहम पॉइंट है, नोट कर लें। डिक्रीज वॉल्यूम, और वॉल्यूम के डिक्रीज होने से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब अमाउंट ऑफ हीट ज़्यादा हो जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट बढ़ जाएगा। तो ये रिजर्वियर नीचे से क्या बोलेगा कि भाई ये जो अमाउंट ऑफ हीट तुम्हारे पास बढ़ गया है ये मुझे दे दो, टेम्परेचर अपना कांस्टेंट रखो। ये हीट रिजर्वियर ये काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ये जो प्रोसेस है इसको आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात आपको। इसमें दो चीज़ें कांस्टेंट रखी जाएंगी, इस बात का ध्यान रहे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसमें आपका प्रेशर तो P1 से P2 होगा, ठीक है। वॉल्यूम जो है V1 से V2 होगा, लेकिन टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी ये कांस्टेंट रहेंगे। नोट्स में डालने इसको अपने, ये कांस्टेंट रहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस में। आखिरी प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस। ये एडियाबेटिक प्रोसेस जो है ये इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, एक चीज़ इसकी रह गई, ज़रा वो देख लेते हैं पहले, क्योंकि अभी तक हमने इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को तो इंट्रोड्यूस करवाया नहीं भाई, उसको भी तो देखें ना, क्या इक्वेशन बनेगी। नहीं, फिर उसके बाद चौथे प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। अभी मैंने आपको बताया है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये क्या बोल रहा है, डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इसमें क्या चेंज आएगा, डेल्टा यू ज़ीरो, तो डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट डायरेक्टली जो है वो वर्क डन के बराबर होगी। सिस्टम का टेम्परेचर जब ही चेंज होगा जब इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। अगर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा तो फिर क्या होगा, सिस्टम जो है उसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी। तो अमाउंट ऑफ हीट जो है वो करेगा क्या, वो डायरेक्ट वर्क डन करवाएगा, डायरेक्ट वर्क डन करवाएगा गैस से, ठीक है भाई। अच्छा, अब चलते हैं आखिरी वाला हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस।
नंबर 4 और आखिरी जो है हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर कह रहा है हीट लॉस नहीं होना चाहिए। अभी देखें इससे पहले वाले प्रोसेस में क्या कह रहा था, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर लॉस नहीं होना चाहिए, वो कांस्टेंट रहे। एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर कह रहा है हीट लॉस नहीं होना चाहिए, नो हीट लॉस, नो हीट लॉस। अच्छा भाई कैसे होगा ये नो हीट लॉस? तो पहली बात ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, ये मार्कर में ख़त्म हो रही है, ठीक है। नो हीट एंटर्स और लीव्स, नो हीट एंटर्स और लीव्स, मतलब ना तो हीट एंटर होगी सिस्टम में और ना सिस्टम से हीट बाहर जाएगी, ठीक है भाई, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि डेल्टा क्यू जो है वो ज़ीरो है। तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यहाँ पर इस्तेमाल करें, डेल्टा क्यू आपका बराबर है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो यहाँ पर ना तो आप हीट को जाने दे रहे हैं, ना सिस्टम में से हीट को बाहर आने दे रहे हैं। नो हीट लॉस नहीं होना चाहिए एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर, तो ये तो ज़ीरो हो गया। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर ये होगा कि आपका डेल्टा यू जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको कि इंटरनल एनर्जी डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। यार अमाउंट ऑफ वर्क डन करवाना है आपको, गैस के वॉल्यूम में चेंज आएगा, गैस का वॉल्यूम यहाँ से यहाँ आएगा। आपकी गाड़ी चल रही है ना, गाड़ी चल रही है, किससे चल रही है, बाइक, हीट से चल रही है। सोचें ज़रा यार, अगर हीट ही नहीं आएगी तो काम कैसे चलेगा? वो हीट आएगी, इस गैस को मिलेगी, इस गैस का इंटरनल एनर्जी चेंज होगी और उससे फिर वर्क डन में कुछ एनर्जी, इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट होगी वर्क डन में, पिस्टन ऊपर जाएगा तो आपका इंजन चलेगा, आपकी बाइक चलेगी। याद आया पुरानी बातें शुरू से जो बताई, ठीक है। तो अगर आप हीट को ही रोक देंगे तो आगे कैसे मामला चलेगा भाई? ऐसा काम करेंगे, ये इंटरनल एनर्जी जो है ना, इसी को हम वर्क डन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके पास अपनी भी तो इंटरनल एनर्जी है ना, याद है 50 जूल्स वाली जो मैंने शुरू में बताई थी, 50 जूल्स इंटरनल एनर्जी बिल्कुल शुरू में, स्टार्टिंग में। तो इसकी ओरिजिनल अपनी भी तो इंटरनल एनर्जी है ना, उसको भी तो हम वर्क डन में कन्वर्ट करा सकते हैं। यही बेस करता है ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के, तीनों एनर्जीज इंटर कन्वर्टेबल है। तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है, इसके पास अपनी ओरिजिनल जो है उसको वर्क डन में कन्वर्ट करा लेते हैं, ये कर लेते हैं। इसीलिए वो कह रहा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास दो टॉपिक इसके अंदर हैं। एक है एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन इसको देख लेते हैं, और उसके बाद है एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो ये आपका चैप्टर क्या, ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। एडियाबेटिक एक्सपेंशन क्या है, हीट लॉस नहीं होना चाहिए। एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, हीट का लॉस नहीं होगा। एडियाबेटिक एक्सपेंशन, इसमें आप प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे, प्रेशर डिक्रीज़। देखें हीट का कोई काम नहीं है, प्रेशर डिक्रीज़। यहाँ पर जो अभी पिस्टन मौजूद है, ठीक है, अभी सपोज़ करें पिस्टन इस जगह पे मौजूद है, गैस ये सारी गैस है, प्रेशर यहाँ पर P1 है, प्रेशर आप डिक्रीज़ कर दें, प्रेशर डिक्रीज़, या प्रेशर कम करने से क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। बल्कि क्या, सॉरी इसको यहाँ रखते हैं यार, प्रेशर कम करने से तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना। तो यहाँ पर प्रेशर P1 है, ये पिस्टन अभी यहाँ पर है, ये नीचे गैस है। आप जो है प्रेशर P1 को कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, पिस्टन ऊपर जाएगा, गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, ठीक है।
और अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, प्रेशर आपने कम किया है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, पिस्टन ऊपर चला गया, तो क्या यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आया और टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। इंटरनल टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है ना भाई। देखें, इंटरनल एनर्जी कम होगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो है वो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, तो इंटरनल एनर्जी भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन ये सब हो कब रहा है, स्टार्ट कहाँ से लिया आपने प्रेशर कम कर दिया, वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ने से टेम्परेचर कम हो गया सिस्टम का, और टेम्परेचर कम हुआ तो इंटरनल एनर्जी भी कम हो गई। कहीं हीट की इन्वॉल्वमेंट देखी आपने, कहीं भी नहीं देखी। लेकिन क्या आपका सिस्टम एक्सपेंड नहीं किया, क्या आपका सिस्टम फैल नहीं गया, क्या वॉल्यूम बढ़ नहीं गया, बिल्कुल वॉल्यूम बढ़ गया। तो ये जो एक्सपेंशन हुई है ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन कहलाएगी, जिसके अंदर एक्सपेंशन तो हुई है लेकिन हीट इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, आपका इंजन ठंडा लगा पड़ा है, पेट्रोल खर्च ही नहीं हो रहा और गाड़ी चल रही है। समझ में आई बात? बहुत कम बच्चों को ये बात मेरी समझ में आएगी, लेकिन ज़्यादातर इंशाल्लाह। अच्छा, आगे चलते हैं। एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये आखिरी टॉपिक है। अब एडियाबैटिक कंप्रेशन इसका रिवर्स होगा। एडियाबैटिक कंप्रेशन क्या होगा, इसका रिवर्स होगा। आप प्रेशर डिक्रीज़ कर रहे थे ना, जिससे वॉल्यूम बढ़ रहा था, अब आप प्रेशर इंक्रीज़ कर दें, प्रेशर इंक्रीज़ कर दें। प्रेशर इंक्रीज़ करने से क्या होगा, पिस्टन नीचे आ जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। वॉल्यूम के डिक्रीज़ होने से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, और टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से क्या होगा, टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो वर्क डन तो हो गया ना, लेकिन वर्क डन इस दफ़ा जो हुआ है वो सिस्टम के कंप्रेस होने की सूरत में हुआ। और इंजन के अंदर, आपकी बाइक के अंदर, ये एक्सपेंशन कंप्रेशन ये दोनों काम बैक वक्त हो रहे होते हैं, मुस्तकिल हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये एडियाबैटिक कंप्रेशन कहलाती है। ठीक है, हमारे क्या चेंज आएगा इसके अंदर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को देखें, डेल्टा यू बराबर है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ये भी हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एक शक्ल है ना, इसको चाहे तो यूँ कर लें आप, डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब कहाँ पर चेंज आएगा इसके अंदर, क्यू जो है वो तो ज़ीरो है, तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, मार्कर भी साथ छोड़ गया, लेकिन बस आखिरी बात है। ठीक है, तो ये आपका डेल्टा यू जो है किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डेल्टा डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये किस सिचुएशन में है, ये इस सिचुएशन में है जब एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रही है। ठीक है भाई, अब जो है अगला टॉपिक आप लोगों का, जितने इसमें वर्कड एग्जाम्पल्स हैं या हमारे पास वो हैं, क्या हैं, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं, आपको पता है वो तो हम आखिर में एक ही वीडियो के अंदर निपटा देंगे। थ्योरेटिकल जो है, अब हीट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, सीपी सीवी का रिलेशन है, अगली वीडियो के अंदर ये चैप्टर इंशाल्लाह तमाम कर देंगे। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।